अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लौह धातु। लौह धातु में फेरस मेटल क्या होता है परिचय के रूप में देखिए। मशीन शॉप जो होता है, मशीन शॉप या कारखानों में अधिकतर क्या होता है, धातुओं निर्मित कच्चे माल और फटिग प्रक्रिया करके उन्हें उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। जैसे टीन, डिब्बे, मोटर ये सब होते हैं। तो ये सब जैसे इसमें कच्चा लोहा होता है और ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील होता है। तो लौह धातुओं में भी बहुत ढेर सारे टाइप है, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूपीटीपीएससी बोरिंग ऑपरेटर और लोको पायलट सेकंड सीबीटी में पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है बोरिंग ऑपरेटर में और एसएससी जेई, आरआरबी जेई और असिस्टेंट इंजीनियर के क्वेश्चन में ये बहुत आता है पेपर के। तो कच्चा लोहा में हम जानेंगे कि पिग आयरन क्या होता है। यह बहुत ही निम्न गुणवत्ता का लोहा होता है जिसे सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में कार्बन की उपस्थिति है। कच्चा लोहा कच्चा है अभी बच्चा, कच्चा है बच्चा। कार्बन कार्बन अधिक डाला जाएगा, इसमें अधिक कार्बन रहेगा तो कच्चा लोहा बन जाएगा। क्योंकि अधिक कार्बन डालने पे क्या हो जाता है, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोहा प्योर रहेगा, कोई भी चीज़ प्योर रहेगा, उसमें अगर इम्प्योरिटी नहीं रहेगी वो चीज़ क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर हम लोहा है उसमें अगर धीरे धीरे से इम्प्योरिटी अगर मिलाते जाएंगे, अगर हम कार्बन मिलाते जाएंगे और कार्बन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी ज़्यादा, तो इसका मतलब क्वालिटी भी घट जाएगी। तो ऐसे याद करेंगे, कच्चा लोहा में कार्बन ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी क्वालिटी भी घट जाएगी। तो कार्बन के अतिरिक्त अन्य अशुद्धियाँ इम्प्योरिटी होने के कारण यह भंगुर हो जाता है। और यह हो जाता है, इसमें पोरोसिटी हो जाता है, जनरेट काला काला। इसमें जो डॉट्स होता है अंदर जितने भी होंगे, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अंदर वो होगा, कार्बन कार्बन के साथ लोहा मिक्स रहेगा तो वो ब्रिटल होगा। कच्चे लोहे का प्रयोग अन्य प्रकार के लोहे व स्टील के निर्माण के लिए किया जाता है, जैसे ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील। कच्चा लोहा तो जैसे ही ये ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील बनता है। बाजार में कच्चा लोहा 1 से 6 नंबर ग्रेड उपलब्ध है। 6 नंबर का कच्चा लोहा सबसे निम्न गुणवत्ता का एवं सबसे सस्ता होता है। 6 नंबर का कच्चा लोहा। रंग एवं टूटी हुई सतह के आधार पर इसमें ग्रेड की पहचान की जाती है। 1 से 4 नंबर का कच्चा लोहा दूसरा कच्चा लोहा कहलाता है। इसका प्रयोग ढलाई कार्यों और स्टील निर्माण संबंधी कार्यों में किया जाता है। ढलाई। उसके बाद कच्चे लोहे का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। लौह अयस्क आयरन, तो इसमें प्रसाधन ड्रेसिंग क्या होता है, खदानों में से प्राप्त लौह अयस्क बड़े बड़े गोलास्म बोल्डर में के रूप में निकाले जाते हैं। उसके बाद तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाता है। ये सब चीज़ें पूछेगा नहीं, संस्था कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसमें रोस्टिंग है कैल्सिनेशन, कैल्साइटर। तो भर्जन और तथा निस्तापन हम डिस्कस करेंगे क्या है। प्रसाधन जो होता है के पश्चात लौह अयस्क की अधिकांश अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। अब इसका भर्जन तथा निस्तापन किया जाता है। भर्जन क्रिया के अंतर्गत अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से नीचे गर्म किया जाता है, परंतु सल्फर, आर्सेनिक आदि अशुद्धियाँ ऑक्साइड के रूप में निकल जाती हैं और फलस्वरूप और अयस्क भी आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। निस्तापन क्रिया के अंतर्गत अयस्क को इतना गर्म किया जाता है कि वह पिघले नहीं, फलस्वरूप अयस्क के गैसीय और वाष्पशील पदार्थ अलग हो जाते हैं। लौह अयस्क आदि यदि ऑक्साइड है तो उस पर भर्जन क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रगलन, स्मेल्टर प्लांट होता है। उसके बाद क्या होता है, कैल्सिनेटर प्लांट होता है, कैल्साइनर होता है। स्मेल्टर होता है स्मेल्टिंग। यह इस प्रक्रिया के अंतर्गत सांद्र निस्तापित अयस्क को एक भट्टी के में पिघलाया जाता है। इस भट्टी को धमन भट्टी ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। धमन भट्टी ब्लास्ट फर्नेस जो होता है इसमें सांद्र अयस्क पिघलाने की क्रिया को प्रगलन स्मेल्टिंग कहते हैं। ब्लास्ट फर्नेस कैसे होते हैं देखिए, इसमें उच्च इस्पात चादरों से बना बेलनाकार ढांचा होता है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर होता है और व्यास जो होता है 6 से 10 मीटर तक होता है। भट्टी के भीतरी सतह पर अग्नि सह ईंटों का स्तर होता है। उसके बाद देखिए एग्जॉस्ट गैस के लिए यूज होता है, डबल बैल होगा, टॉप होगा, कोक होगा, फिर अयस्क होगा, फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड चूना पत्थर होगा, फिर ये 200, 250, फिर 500, फिर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होगा, ये बर्नर होगा। स्टोव द्वारा गर्म वायु की आयु। टिबियर होगा जो वायु गर्म वायु डालेगा, ठीक है, वो वायु इसमें जाएगा तो ये दहन होगा। टैपिंग छिद्र है, ब्लास्ट फर्नेस है, पिघला लोहा ये है, इसके सबसे बॉटम में। नेक्स्ट पॉइंट है भरण प्रबंधक, फीडिंग सिस्टम। जब ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज लौह अयस्क जो होता है, जब भट्टी से का चार्ज लौह अयस्क प्लस चूना पत्थर क्लोक भट्टी के सबसे ऊपरी सिरे में प्रवेश कराया जाता है। इसके लिए भट्टी के शीर्ष पर भरण प्रबंधक मतलब कि फीडिंग मैनेजमेंट मैनेजमेंट होता है। तो फीडिंग प्रबंध होता है, मैनेज होता है ना। तो भरण प्रबंध में दोहरा कप, डबल कप और कोण युक्त होती है। जब भट्टी में चार्ज प्रवेश कराया जाता है तो यह युक्ति भट्टी की गैसों को बाहर निकालने से रोकती है। नेक्स्ट पॉइंट है
थ्रॉट ध जो होता है ब्लास्ट फर्नेस का मुख होता है, यह भट्टी की ऊर्ध्व दीवार शीर्ष के पास स्थापित होता है। इसका कार्य धूल तथा गैसों को भट्टी से बाहर वायुमंडल में निकालना होता है। स्टैक का क्या कार्य है? ब्लास्ट फर्नेस के थ्रोट और बेलनाकार भाग में अधिकतम व्यास के बीच की ऊंचाई को स्टैक कहते हैं और स्टैक की ऊंचाई लगभग 15 मीटर होती है। यह नीचे की ओर 3 डिग्री से 5 डिग्री तक टेपरित होती है। ये कोक हो रहा है, लौ अयस्क है, इसमें ये जा रहा है, चूना पत्थर भी है, स्टैक हाउस है। उसके बाद पिघला लोहा ब्लास्ट फर्नेस। बॉस क्या होता है? बॉस यह भट्टी का सबसे अधिक गर्म भाग होता है। बॉस जो होता है जहाँ चार्ज अधिकतम तापमान पर होता है और पिघलता है। यह भार भट्टी की तली पर स्टैक के नीचे स्थापित होता है। जिन भट्टियों में बेलनाकार भाग होता है उनमें इस भाग के नीचे बॉस स्थापित होता है। अधिकतम गर्म होने के कारण बॉस का भीतरी भाग पर अग्निशः ईंटों की मोटी परत लगाई जाती है तथा इसके बाहर शीतक प्लेटें लगी होती हैं जिनमें से ठंडा पानी प्रवाहित होता रहता है। ठंडे पानी को प्रवाहित करने के उद्देश्य अग्निशः ईंटों को ठंडे पानी प्रवाहित करने का उद्देश्य अग्निशः ईंटों की परत को ओवर हीटिंग होने से और उसे क्षति डिटेरियोरेट होने से बचाना है। बांस के भीतर भाग को ऊर्ध्व में 10 डिग्री से 15 डिग्री टेम्परेचर बनाया जाता है। इसकी ऊंचाई भट्टी की कुल ऊंचाई का 15 से 20% तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हर्थ या क्रूसिबल। जो हर्थ या क्रूसिबल होता है यह भट्टी का सबसे निचला भाग होता है। इसमें पिघला लोहा और स्लैग एकत्रित होते हैं। भट्टी का यह भाग 2 से 3 मीटर तक ऊंचाई तक होता है। इस भाग में पिघले लोहे के स्लैग को निकालने के लिए स्टैक होल से बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टिवियर। ये ब्लास्ट वायु के नोजल में होते हैं जो बांस भाग के चारों ओर परिधि पर बहुत संख्या में लगे होते हैं। सभी टिवियर एक पाइप से जुड़े होते हैं जो बांस के चारों ओर लिपटी रहती है और जिसमें से वायु के तेज झोंके प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भट्टी की प्रक्रिया वर्किंग मेथड ऑफ फर्नेस। सर्वप्रथम धमन भट्टी में डालने वाले जो होते हैं अयस्क को चूना पत्थर को उपयुक्त अनुपात में तैयार किया जाता है। उसको भट्टी के शीर्ष के से दोहरे कप तथा शंकु प्रबंध द्वारा भट्टी में भरा जाता है। शीर्ष में से डाला गया चार्ज धीरे धीरे थ्रोट के से नीचे स्टैक में भीतर उतराता है स्टैक में उतरता रहता है और स्टैक्स में भट्टी का तापमान ऊपर से नीचे की ओर निरंतरता बढ़ती रहती है। फलस्वरूप चार्ज का तापमान भी बढ़ता रहता है। भट्टी की तली में से कुछ ऊपर बास क्षेत्र में गर्म वायु का झोंका टिबियर के माध्यम से अंदर जाता है और चार्ज में कोक के दहन में सहायता प्रदान करता है। साथ ही वायु का झोंका गर्म गैसों को ऊपर की ओर ले जाता है। गर्म वायु कोक से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो अधिक ऊष्मा पाकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है। कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड लौ अयस्क के भीतर परिवर्तित में क्या होता है अपचयन रिडक्शन का कार्य करते हैं। अपचयन की क्रिया चार्ज के बास क्षेत्र तक पहुँचने तक लगभग पूर्ण रूप हो जाती है। भट्टी में निम्नलिखित रासायनिक प्रक्रियाओं में लौ अयस्क का अपचयन होता है। जैसे ये सब है देखिएगा, ये सब ज़्यादा पूछता नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं। देखिए Fe2O3 प्लस कोक मिलेगा तो Fe2O3 Fe3O4 और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। Fe3O4 और कार्बन अगर मिलेगा तो ये बनेगा। ये सब छोड़िए, ये सब भट्टी की तली पर बांस के क्षेत्र में लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। उसके बाद धमन भट्टी में चूना पत्थर गालक फ्लक्स होता है जो लोहे में अच्छा कम तापमान पर पिघलता है और उसके बाद क्या होता है भट्टी का बांस क्षेत्र में एकत्रित पिघले लोहे को टैपिंग होल से बाहर निकालते हैं। प्रत्येक 4 से 5 घंटे के पश्चात पिघले लोहे का वो निकास क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है और धमन भट्टी से प्राप्त पिघले अवस्था में धीरे धीरे क्या होता है, यह करके पिग आयरन तैयार किया जाता है। प्रत्येक 1 मीट्रिक टन लोहे के उत्पादन में 360 किग्रा स्लैग बनता है। 2 से 3 टन वायु लगती है और 0.6 टन कोक की खपत होती है और 1.6 टन लो अयस्क लगता है। और 1 मीट्रिक टन क्या होगा, ये 1 मीट्रिक टन लोहे के उत्पादन के लिए इतना किग्रा स्लैग, ये सब पूछता नहीं है। ढलाई कैसे होता है? धमन भट्टी से प्राप्त कच्चा लोहा पिघली अवस्था में लैडल में भरकर सांचो मोल्ड में ढाला जाता है जहां ठंडा होकर यह पिग आकार के पिंडों में तैयार हो जाता है। उपयोग कच्चे लोहे के उपयोग ये है। उसके बाद संगठन ये है। उसके बाद कच्चे लोहे के प्रकार टाइप्स ऑफ पिग आयरन।
कच्चे लोहे को इसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कच्चा लोहा में कच्चा लोहा ये सब। इसके बाद ढलवा लोहा। अब हम डिस्कस करेंगे ढलवा लोहा कास्ट आयरन क्या होता है। ढलवा लोहा में इस लोहे का उपयोग मुख्यतः ढलाइयाँ तैयार करने के लिए किया जाता है। ढलवा लोहे के उत्पादन जो प्रोडक्शन ऑफ द कास्ट है वो क्या होता है, इसमें क्यूपोला भट्टी का यूज़ होता है। ढलवा लोहे का उत्पादन क्यूपोला भट्टी में किया जाता है। क्यूपोला भट्टी मोटी स्टील चादरों से निर्मित बेलनाकार खोल के आकार की होती है, जिसका आंतरिक व्यास 1 से 2 मीटर और ऊंचाई 6 से 12 मीटर होती है। खोल की भीतरी सतह पर उच्च ताप ईंटों रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स का अस्तर लगा होता है। इस भट्टी का जो किपोला भट्टी है, किपोला भट्टी आप देखते हैं इस ऐसी होता है। तो किपोला भट्टी का जो ताप होता है, आंतरिक ताप, वो 1260 डिग्री सेंटीग्रेड से 1340 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है तथा इसी ताप पर चार्ज को गर्म किया जाता है। भट्टी के निचले भाग में उपयुक्त ऊंचाइयों पर 2 अलग अलग निकास द्वार बने होते हैं, जिनमें स्लैग तथा पिघली धातु को बाहर निकाला जाता है। किपोला भट्टी में ईंधन के रूप में सामान्यतः कोक का प्रयोग किया जाता है। भट्टी की तली पर कुछ ईंधन का प्रज्वलन चार्ज डालने के पूर्व ही कर लिया जाता है, जो बाद में कोक का दहन करने में सहायक होता है। ईंधन के दहन से कच्चा लोहा पिघलने लगता है। चूना पत्थर कच्चे लोहे की अशुद्धियों से मिलकर स्लैग बनाता है, जो हल्का होने के कारण पिघले लोहे के ऊपर तैरने लगता है। स्लैग को भट्टी से बाहर निकाल दिया जाता है और ढलवा लोहा पिघली अवस्था में भट्टी की तली पर एकत्र हो जाता है। पिघले ढलवा लोहे को भट्टी से निकालकर औसतन उसे विभिन्न आकृतियों में ढाल लिया जाता है। ढलवा लोहे के प्रकार। ढलवा लोहे के विभिन्न किस्में होती हैं, जैसे दूसरा ढलवा लोहा ग्रे कास्ट आयरन। इसमें कार्बन 3 से 4% रहता है, स्वतंत्र कार्बन 2 से 3% तथा संयुक्त कार्बन 1% होता है। जो कार्बन होता है 3 से 4% और स्वतंत्र कार्बन 2 से 3% होता है और संयुक्त कार्बन होता है 1% होता है। यह ठंडा होने पर धीमी गति से बनता है। दूसरा ढलवा लोहे को तोड़ने पर इसकी बनावट मोटी रवेदार दिखाई देती है। यह रंग में भूरा, कार्बन युक्त, नर्म, कमजोर रंध्र युक्त, भंगुर, सस्ता व मशीन द्वारा कटाई करने में सरल होता है। पहचान विधि के लिए इसे ग्राइंडर पहिए पर घिसने से पहिए के पास लाल व कुछ दूर पीली चिंगारियाँ निकलती हैं। दूसरा ढलवा लोहा जो ग्रे कास्ट आयरन होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ 1250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। कंप्रेसिबिलिटी स्ट्रेंथ होता है 6250 kg पर सेमी क्यूब की स्क्वायर होती है। इसका गलनांक 1150 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कास्ट आयरन का उपयोग कास्ट आयरन का उपयोग जो ढलवा लोहा है, इसका उपयोग ढलाई कार्यों के लिए सर्वाधिक है, जैसे इंजन ब्लॉक, इंजन सिलेंडर, पिस्टन, रोलर मशीनों का फ्रेम व आधार हाइड्रोलिक मशीन के फ्रेम, फ्लाई व्हील आदि के निर्माण में भी दूसरा ढलवा लोहा प्रयुक्त होता है। इसमें मुक्त कार्बन होता है जो कि स्नेहन का काम करता है। श्वेत ढलवा लोहा व्हाइट कास्ट आयरन था, ग्रे कास्ट आयरन, अब ये व्हाइट कास्ट है। व्हाइट कास्ट आयरन में कार्बन 2 से 4, सल्फर 0.15% से 0.25%, मैग्नीज 0.15% से 0.50%, फास्फोरस 0.2% से 0.6%, सिलिकॉन 0.8% से 12% तक, 1.2% तक, सिलिकॉन 12% तक होता है। ठंडा होने पर तीव्र गति से बनता है। यह सफ़ेद रंग का कठोर भंगुर मजबूत मशीन क्रियाओं के अयोग्य होता है, जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है। पहचान के लिए टुकड़े का कटाच क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, देखने पर सफ़ेद और भूरे रंग का मिश्रण दिखता है। इसका उपयोग मैन होल के ढक्कन, पानी के पाइप, बिजली के सामान बनाने में ढलवा लोहा का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्तीदार ढलवा लोहा, मोल्टन कास्ट आयरन। यह ठंडा होने पर मध्यम गति से बनता है। इसके कुछ भाग में भूरे रंग का ग्रेफाइट व कुछ भाग में श्वेत रंग का सीमेंटाइड बन जाने से यह चित्तीदार रूप धारण कर लेता है। इसकी विशेषताएं ग्रेफाइट व सीमेंटाइट पर निर्भर करती हैं। यह आघातवर्ध मेलिएबल होता है। यूज़ इसका प्रयोग लोहे के ऐसे पार्ट्स बनाने में किया जाता है जिन्हें मशीन किया जा सके। चौथा है आघातवर्ध ढलवा लोहा। इसमें 15% से 40% स्टील स्क्रैप मिला होता है, जिसे डुप्लेक्स विधि द्वारा तैयार किया जाता है।
ढलाइयों को यदि लाल चोरित हेमेटाइट में दबाकर अनिलिंग भट्टी में लाल गर्म 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक करने के बाद उसे मंद गति से ठंडा करें तो आघातवर्ध ढलवा लोहा प्राप्त होता है, जो चीमड़, टफ, तन्य, डक्टाइल तथा मजबूत, हार्ड व हल्के कंपन व धक्कों को सहने में आघातवर्ध मैलिएबल कास्ट आयरन होता है। इसका उपयोग कृषि व कपड़ा उद्योग की मशीनों के पुर्जों, लीवर कब्जे, दरवाजों की चाबियों, क्रैंक गियर, पहिए आदि बनाने में आघातवर्ध ढलवा लोहा प्रयोग किया जाता है। द्रुत स्थिति ढलवा लोहा चिल्ड कास्ट आयरन। यदि ढलवा लोहे के पुर्जों में किसी भाग को तीव्र गति से ठंडा कर दिया जाए तो शेष ढलाई को मंद गति से ठंडा होने दिया जाए तो द्रुत गति से ठंडा हुआ भाग श्वेत ढलवा लोहा में तथा मंद गति से ठंडा हुआ भाग धूसर ढलवा लोहा। तो श्वेत वाला जो तीव्र गति से ठंडा होगा वो श्वेत हो जाएगा, ज़्यादा भंगुर बनेगा, और जो मंद गति से ठंडा हो रहा है वो ग्रे कास्ट आयरन बन जाएगा। व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन दोनों बदल जाता है। इस प्रकार ढलाई के दोनों भागों में दोनों प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें रोलर, रेल पटरियों के पहिए के रिम होता है, हलों आदि के ढलाई। ग्रंथिन ढलवा लोहा नोडुलर कास्ट आयरन जो होता है यह आघातवर्ध ढलवा लोहे के समान होता है, परंतु इसमें ऊष्मा उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। पिघले हुए ढलवा लोहे का मैग्नीशियम से उपचार करने पर ग्रेफाइट गेंद के आकार की गांठों में बदल जाता है, जिससे ग्रंथिल ढलवा लोहा बनता है, जो तन्य, मजबूत, चीमड़, कठोर व मशीनन क्रियाओं करने में सरल होता है। पहचान के लिए सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनकी संरचना में हल्की भूरी सतह पर सफ़ेद धब्बे व काले धब्बे ग्रेफाइट के दिखाई देते हैं। इसे तन्य ढलवा लोहा डक्टाइल कास्ट आयरन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग पाइप, गियर, कृषि औजारों व आधार आदि ग्रंथिल ढलवा लोहे के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलॉय ढलवा लोहा। एलॉय कास्ट आयरन निकिल, क्रोमियम, सिलिकॉन, तांबा आदि धातुओं को ढलाई के समय मिलाने से कुछ विशेष गुण वाला एलॉय ढलवा लोहा प्राप्त होता है। निकिल लोहे के कणों को शुद्ध करता है। क्रोमियम लौह कणों को शुद्ध करके उससे मजबूती प्रदान करता है। मोलिब्डेनम ढलवा लोहे को ग्रंथिल लोहे में बदल देता है। तांबा लोहे की तन्यता, डक्टिलिटी तथा सिलिकॉन चीमड़पन, टफनेस बढ़ाता है। उपयोग यह कंप्रेसर, हाइड्रोलिक मशीनों, भाप इंजनों, अंतर्दहन इंजनों के भाग आदि बनाने में काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है ढलवा लोहे के गुणधर्म। यह कठोर होता है तथा सरलता से गलाया जा सकता है। यह भंगुर ब्रिटल होता है, इसलिए झटकों, शॉक तथा आघात इम्पैक्ट के प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस पर जो ढलवा लोहा है, कास्ट आयरन है, इस पर जंग नहीं लगता। इसका गलनांक 1100 से 1200 डिग्री होता है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा 1260 या 1200। और पिटवा लोहा है तो उसका हो जाएगा 1538। इसे चुंबकीय नहीं बनाया जा सकता। इसकी ढलाइयाँ ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं। इसको रिवेटेड या वेल्डिंग द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता। इसकी संपीड़न कंप्रेसिबिलिटी 16,000 पाउंड पर इंच स्क्वायर होता है। तनन होता है 4,000 पाउंड। कंप्रेसिबिलिटी दबाए जाने का ज़्यादा है, तनन का थोड़ा उससे कम है, 4 गुना कम, 4 गुना अधिक होती है, तनन से 4 गुना कम होता है। ढलवा लोहे में ग्रेफाइट उपस्थित होता है, इसलिए इस पर आसानी से मशीनिंग प्रक्रिया की जा सकती है। ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण ढलवा लोहे की मशीनिंग के दौरान शीतलक की आवश्यकता नहीं होती। यह अन्य धातुओं की अपेक्षा सस्ती धातु होती है। इसकी आंतरिक संरचना क्रिस्टल रूप होती है। ढलवा लोहे को फोर्ज नहीं किया जा सकता है, इसकी केवल फ्लेम हार्डनिंग की जा सकती है। ढलवा लोहे के दोष क्या होते हैं? फॉल्ट ऑफ द कास्ट आयरन क्या होता है? इसमें ढलवा लोहे में निम्न दोष हैं, जिसे हार्ड या केस हार्ड नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, इसे फोर्ज नहीं किया जाता। तीसरा पॉइंट है यह भंगुर होता है। कास्ट आयरन में चौथा पॉइंट है, इसमें क्या इसका दोष है? यह तन्य, डक्टाइल अथवा मेलिएबल नहीं होता है। मशीनिंग करने से पूर्व ढलवा लोहे की सीजनिंग ऑफ द कास्ट आयरन बिफोर द मशीनिंग, इससे अवयवों की शुद्धता प्रभावित नहीं होती है, आंतरिक खिंचाव समाप्त हो जाते हैं। मशीनिंग के पश्चात पार्ट का आकार परिवर्तित नहीं होता है। पार्टों की बाह्य सतह की कठोरता कम हो जाती है। कार्य के दौरान पार्ट टेढ़े नहीं होते हैं। पिटवा लोहा, व्रॉट आयरन।
यह सबसे शुद्ध लोहा होता है जिसमें 0.15% तक कार्बन होता है। पिटवा लोहे का उत्पादन जो पिटवा लोहा है PD, तो P से हम बताए थे 15 और 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो सबसे कम कार्बन 0.15 होता है और ढलवा लोहा में 2.4 ऐसे करके हो सकता है। और इसमें यह लगभग 99.8% शुद्ध होता है। कार्बन तथा अशुद्धियाँ बहुत कम होती हैं, यह बहुत मुलायम होता है, इसे हाथ से मोड़ा जा सकता है। ठीक है, जो शुद्ध होगा वो मोड़ा जाएगा। पिटवा लोहा का उत्पादन कैसे होता है, यह देखिए। एक कृत्रिम पुडलिंग भट्टी जो होता है उसमें होता है। पुडलिंग भट्टी जो होता है पडलिंग फर्नेस। पुडलिंग भट्टी में श्वेत ढलवा लोहा और तथा कच्चे ढलवा पिग आयरन के चूर्ण को पिघलाकर पिटवा लोहा प्राप्त किया जाता है। व्हाइट कास्ट आयरन और पिग आयरन को। पुडलिंग भट्टी एक एक सिरे पर आग जलती है। भट्टी के में रखे कच्चे लोहे को आग की ज्वाला और गर्म हवा से पिघलाया जाता है। इस विधि में आग लोहे के सीधे संपर्क में नहीं आती है। आग लोहे के सीधे संपर्क में नहीं आती है, जिससे लोहे में कार्बन नहीं मिल पाता। भट्टी की ज्वाला और गर्म गैसों से अप्रत्यक्ष ऊष्मा मिलने पर कच्चा लोहा के स्लैग के समान बन जाता है। इस स्लैग को लोहे की छड़ से चलाया जाता है। इस प्रक्रिया में लोहे की सभी अशुद्धियाँ जलकर गैस के रूप में भट्टी से जमीन से बाहर आती हैं। अशुद्धियाँ निकालने के पश्चात धातु स्पंज बॉल्स के रूप में बाहर निकाली जाती है। इन बॉल्स को पुडलिंग बॉल्स कहा जाता है। इसके पश्चात इन बॉल्स को हथौड़े से कूटते हैं। कूटने से ऊपर आई अशुद्धियाँ और स्लैग आदि हट जाते हैं और शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है। यह है पुडलिंग। ये है पुडलिंग विधि है ये। अब इसमें देखिए एस्टर विधि में क्या होता है। यह पिटवा लोहे के उत्पादन की प्रमुख विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम कच्चे लोहे तथा स्टील के स्क्रैपर को बेसेमर कन्वर्टर रिफाइन करते हैं। इसके पश्चात इस रिफाइंड धातु को ओपन हार्ट विधि द्वारा कार्बन व अन्य अशुद्धियों को दूर किया जाता है। जब अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं तो इसे आयताकार ब्लॉकों में ढाल लिया जाता है। इस प्रकार इस विधि द्वारा अच्छी किस्म का पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है। पिटवा लोहे के संगठन ये है। शुद्ध लोहा में जो होता है कुछ तत्व मिले होते हैं। शुद्ध लोहा 99.7 से 99.9% शुद्ध होता है। इसमें जो कार्बन होता है 0.02% से 0.03% होता है। सिलिकॉन जो होता है 0.1 से 0.2% होता है। फास्फोरस 0.05 से 0.2% होता है। सल्फर 0.02 से 0.04% तक होता है। पिटवा लोहे के गुणधर्म जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ रॉट आयरन। पिटवा लोहे के अन्य सभी लोहे में किस्मों का सबसे शुद्ध होता है और इसे मुलायम करने होता है और यह खींच के तारों में बदला जा सकता है। इसकी सहने की शक्ति 20 से 30 टन प्रति इंच स्क्वायर होती है। इसके रवे ग्रेन्स मुलायम और लाइनदार होते हैं। इसे वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जा सकता है। पिटवा लोहा में ऊष्मा उपचार हार्डनिंग टेम्परिंग नहीं की जा सकती है। ढलवा लोहे के समान पिटवा लोहे को सांचों में नहीं ढाला जा सकता है। इसकी चुंबकीय शक्ति अन्य लौह धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। इसका गलनांक 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केस हार्डनिंग विधि से इसकी सतह को कठोर बनाया जा सकता है। गर्म अवस्था में पिटवा लोहे को पीटकर विभिन्न आकार प्रदान की जा सकती है। अब आते हैं पिटवा लोहे के उपयोग। पिटवा लोहा रॉड एवं शीट्स के रूप में विभिन्न साइजों में उपलब्ध होता है। इसका उपयोग चेन, क्रेन, हुक, पाइप, समतल और नालीदार शीट्स, ग्रिल्स आदि बनाने में होता है। इसका उपयोग अस्थायी चुंबक तथा डायनामो के क्रोड बनाने में होता है। स्टील। अब आते हैं स्टील पर चर्चा करते हैं। स्टील क्या होता है। यह यदि लोहे में 0.2 से 1.5% कार्बन की मात्रा मिली होती है तो उसे स्टील कहा जाता है। कार्बन की इस प्रतिशतता में उपस्थिति के कारण इसे विशेष प्रक्रियाओं द्वारा कठोर किया जा सकता है। कास्ट आयरन में उपस्थित कार्बन की अधिक मात्रा को विभिन्न भट्टियों में ऑक्सीकारक पदार्थों के साथ गर्म करके कम कर दिया जाता है। स्टील की कठोरता कार्बन की मात्रा पर भी निर्भर करती है। गुणधर्म लो कार्बन स्टील के मुख्य गुण निम्नलिखित है। जैसे मुलायम होने पर क्या होता है, मुलायम होने के कारण इसे आसानी से फोर्ज किया जा सकता है। कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होने के कारण इसमें आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन की मात्रा कम होने के कारण इसे हार्ड व टेम्पर नहीं किया जा सकता। इसे प्रक्रिया द्वारा इसे केस हार्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसे की मशीनिंग क्षमता अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कमरे के तापमान पर यह तन्य और आघात वर्धनीय रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है तापक्रम अधिक होने पर इसकी तन्यता तथा आघात वर्धनीयता भी अधिक हो जाती है। इसका उपयोग तार, सीट, एंगल, प्लेट तथा चादर आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मीडियम कार्बन स्टील।
मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.3% से 0.7% तक रहती है। इसमें कुछ यांत्रिक गुणों का विकास होता है, जैसे इसको भी आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, परंतु लो कार्बन स्टील की तुलना में कम। जो मीडियम कार्बन स्टील है इसमें मृदु सामर्थ्य कुछ अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें उपचार करने पर यह मीडियम हार्ड व टेम्पर की जा सकती है। इसमें गुणधर्म है मीडियम कार्बन स्टील का, मृदु स्टील की तुलना में यह कम तन्य और आघात वर्धनीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिना हार्ड किए मीडियम कार्बन स्टील की मशीनन योग्यता अच्छी रहती है, परंतु हार्ड होने पर इसे आसानी से मशीनन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है मृदु इस्पात कुछ हार्ड होने का गुण आ जाने से यह सस्ते हैंड टूल क्रोबार स्प्रिंग सस्ती गुणवत्ता के व अन्य ऐसे ही मशीनन पार्ट्स बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। हाई कार्बन स्टील जो होता है उसमें 0.7% से अधिक कार्बन स्टील बनी होती है। इसमें क्या होता है कार्बन वाली स्टील लकड़ी के काटने वाला औजार जैसे बनता है, धातु कर्तन औजार, मिलिंग, कटर गेज, सीयरिंग ब्लेड, सीमर, डाई। गुणधर्म हाई कार्बन स्टील का मुख्य जो होता है उसमें उपचार द्वारा इस स्टील को अधिक हार्ड बनाया जा सकता है। हाई कार्बन स्टील जो होता है इसमें क्या होता है आसानी से वेल्ड नहीं किया जा सकता है। इसकी तन्यता व घात वर्धनीयता गर्म होकर हार्ड हो जाने के कारण कम हो जाती है। इसको विशेष सावधानियों के साथ फोर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक कठोरता का प्राप्त कर लेने के कारण इसका प्रयोग कटिंग डाइयाँ बनाने में विशेष रूप से किया जाता है। चीजल, टैप, फाइल, हैमर, गेज, मोल्डिंग डाइयाँ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तालिका कार्बन स्टील है, इसमें देखिए अति जो हाई मृदु स्टील है, अति मृदु स्टील, माइल्ड स्टील। हाई माइल्ड स्टील जो होगा 0.1 से 0.15 होता है ट्यूब छड़ के निर्माण में। उसके बाद मृदु स्टील 0.15% से 0.3% अपेक्षाकृत मृदु तन्य बॉयलर प्लेट संरचनात्मक ढीला जो ढांचा होता है, सामान्य कार्यशाला और ड्रॉप कोटिंग होता है। ये सब चार्ट देख लीजिएगा। अलाई स्टील होता है, इसमें जैसे क्रोमियम निकल जैसा मिलाया जाता है। मिक्स स्टील जो होता है, मिक्स स्टील उसका क्या होता है उद्देश्य घिसावट वृद्धि करना, यौगिक गुणों की क्षमता बढ़ाना, डिटेल्टी पे प्रभावित बिना तनन जमक वृद्धि करना, उच्च स्पीड पर कर्तन गुण प्राप्त करना, उच्च ताप स्थिति पे भौतिक गुण बनाए रखना। निकिल स्टील अगर निकिल स्टील है तो कार्बन स्टील इसमें क्या होता है कठोरता बढ़ जाता है। और चुंबकित नॉन मैग्नेटिक जो होता है ये बनता है। निकिल को स्टील में 5% से 36% तक मिलाया जाता है। 27% निकिल वाली स्टील नॉन मैग्नेटिक तथा 35% वाली निकिल वाली तो स्टील इनवार स्टील कहलाती है। 35% वाली जो स्टील होती है निकिल होती है, 35% अगर मिला जाएगा निकिल स्टील में तो स्टील का जो प्रयोग होता है माइक्रोमीटर घड़ी के पेंडुलम बनाने में किया जाता है जो 35% है। और दूसरा है स्टेनलेस स्टील। स्टील में निकिल के साथ ही क्रोमियम का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें इसकी कठोरता बढ़ने के साथ ही चीमड़पन तथा सामर्थ्य भी बढ़ती है। 8% निकिल तथा 18% क्रोमियम तथा 1% कार्बन वाली स्टील और चुंबकीय स्टेनलेस स्टील बनाती है। यह स्टील बर्तन, सर्जिकल उपकरण, कांटे आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट स्टील को घिसाव प्रतिरोध बनाता है, जिससे यह आसानी से नहीं घिसती। इसी गुण के कारण कोबाल्ट स्टील को कटिंग टूल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टील स्प्रिंग क्या होता है स्प्रिंग स्टील में 2% सिलिकॉन, 7% मैग्नीज, 8% क्रोमियम मिलाया जाता है। विभिन्न प्रकार के स्प्रिंग बनाने में के लिए किया जाता है। इसे सिलिकॉन मैग्नीज स्टील के नाम से भी जाना जाता है। वेनेडियम स्टील कार्बन स्टील में वेनेडियम मिलाने से इसकी कठोरता व चिमड़ता बढ़ जाती है। यह स्टील को वातावरण में के प्रभाव तथा घिसने से बचाती है। इस स्टील में कार्बन 1.5%, टंगस्टन 12.5% और क्रोमियम 4.5%, वेनेडियम 5% तथा कोबाल्ट 5% होता है। इसका प्रयोग वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज तथा फोर्जिंग द्वारा स्पैनर आदि बनाने में किया जाता है। हाई स्पीड स्टील क्या होता है, ये सब होता है टंगस्टन का होता है, ये सब होता है।
लो हाई स्पीड स्टील होता है, इसमें 4% क्रोमियम, 14% टंगस्टन और 0.6% कार्बन उपस्थित होता है। मीडियम हाई स्पीड होता है, हाई स्पीड स्टील होता है, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम, 18% टंगस्टन होता है। इसे वायु में हार्ड किया जाता है। सुपर हाई स्पीड स्टील क्या होता है, इसमें 21% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1.5% वेनेडियम, 2 से 4% कोबाल्ट और 0.7% तक कार्बन होता है। इस प्रकार के स्टील को भी हवा में हार्ड किया जाता है। हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील में क्या अंतर है? इसमें कार्बन तथा लोहा होता है, इसमें हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन वेनेडियम कोबाल्ट होता है। इसका तुलना निम्न होता है और इसका तुलना उच्च होता है, क्योंकि टंगस्टन वेनेडियम मिल गया ना। इसका उपयोग मुख्य कार्बन होता है, इसका टंगस्टन होता है। इस स्टील में बने औजार उपयोगी उच्च गति पर कर्तन कार्य के लिए नहीं किया जाता है। इसमें किया जा सकता है। हाई कार्बन स्टील में टेम्परिंग करनी आवश्यक होती है और इस पर शीघ्र जंग लग जाता है, लेकिन इसमें जो हाई स्पीड स्टील है, इस स्टील पे टेम्परिंग की आवश्यकता नहीं होती है और इस पे स्टील पर जंग नहीं लगता है। अब आते हैं टंगस्टन स्टील। इस प्रकार के हाई स्पीड स्टील, जो हाई स्पीड है, में टंगस्टन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। टंगस्टन प्रकार की हाई स्पीड स्टील में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा निम्न प्रकार से, जैसे टंगस्टन 14 से 22% क्रोमियम 4% से 4.75%, वेनेडियम 1% से 5%, कार्बन 0.7% से 1.5% तक होता है। इस स्टील का प्रयोग कटिंग टूल, टैप, ड्रिल, एक्स्ट्रा ब्लेड आदि बनाने में किया जाता है। मॉलिब्डेनम स्टील। इस प्रकार की हाई स्पीड में मॉलिब्डेनम की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। मॉलिब्डेनम प्रकार की हाई स्पीड स्टील में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा निम्न प्रकार है, जैसे तत्व और प्रतिशत मात्रा। मॉलिब्डेनम में 4.5% से 10%, टंगस्टन 6.5%, वेनेडियम 1 से 5%, क्रोमियम 4% से 4.25, कार्बन 0.8% से 1.15%, निकिल 1.5% से 2% तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमियम स्टील। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम मिलाने से स्टील की सामर्थ्य तथा दृढ़ता से भी वृद्धि हो जाती है। दृढ़ता में भी क्रोमियम स्टील में कार्बन 0.5 से 1%, निकिल 3 से 5%, मैग्नीज 0.3 से 0.8%, क्रोमियम 0.5 से 1.8% तक पाया जाता है। इस स्टील का प्रयोग कटिंग टूल्स, बॉल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग बनाने के लिए किया जाता है। यदि इसमें क्रोमियम की मात्रा 12 से 18% कर दिया जाए तो इसका प्रयोग वाल्व, टरबाइन के ब्लेड्स और पिस्टन आदि बनाने में किया जा सकता है। मैग्नीज स्टील। इस स्टील में 11 से 15% तक मैग्नीज मिलाया जाता है। यह अत्यंत कठोर धातु है जिसे आसानी से फोर्ज और मशीनिंग नहीं किया जा सकता। मशीनिंग करने के लिए इसे नर्म करना पड़ता है। यह स्टील अचुंबकीय होती है। अत्यंत कठोर होने के कारण इसका प्रयोग रेलवे क्रॉसिंग के पॉइंट्स, पटरियाँ, क्रैशर, कनेक्टिंग रॉड आदि बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन स्टील। इस स्टील में सिलिकॉन की मात्रा 3 से 4% होती है। इसका उपयोग विद्युत जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मीटर इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। कार्बन स्टील तथा एलॉय स्टील में अंतर। कार्बन स्टील और एलॉय स्टील बिना हार्ड किए इसकी मशीनिंग आसानी से की जा सकती है, परंतु हार्ड करने पर मशीनिंग करने में कठिनाई होती है। एलॉय स्टील। इसकी कठोरता तथा चिमड़पन अधिक होता है तथा बिना हार्ड किए भी इसे मशीन करने में कठिनाई होती है। कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। कार्बन स्टील में क्या होता है, कुप्रभाव होता है, जंग लग जाता है, और इसमें जो एलॉय स्टील है इसमें मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्बन स्टील में कार्बन की अधिक मात्रा रहने पर क्या होता है, गलनांक कम हो जाता है, और इसमें क्या होता है, एलॉय स्टील में गलनांक अधिक रहता है। अधिक तापक्रम पर इसकी कठोरता काटने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन जो ये है एलॉय स्टील है, बहुत से एलॉय स्टील पर चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह अचुंबकीय तो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो होता है कार्बन स्टील में, है ना, कार्बन स्टील में और एलॉय स्टील। कार्बन स्टील की सामर्थ्य कम रहती है और एलॉय स्टील की सामर्थ्य क्या होती है, अधिक रहती है। कार्बन स्टील की सस्ती धातु होती है और एलॉय स्टील क्या होती है, महंगी धातु होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट स्टील। कास्ट स्टील का प्रयोग मुख्यतः कास्टिंग कार्यों के लिए किया जाता है। इस प्रकार स्टील में 0.2% से 0.5% तक कार्बन पाया जाता है तथा कुछ मात्रा में सिलिकॉन व मैग्नीज भी उपस्थित होते हैं। स्टील का उत्पादन जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, विभिन्न प्रकार की स्टील बनाने के लिए निम्न विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। बेसिमर प्रक्रम, इलेक्ट्रिक प्रक्रम, ओपन हार्थ प्रक्रम, एलडी प्रक्रम, सीमेंटेशन प्रक्रम। बेसिमर प्रक्रम में जो अगर हमारा बन रहा है स्टील, तो बताइए, इस विधि द्वारा पिघले हुए कच्चे लोहे को
एक घड़े नुमा बर्तन में डालकर इसमें से हवा को ब्लास्ट करते हैं। इस घड़े नुमा बर्तन को बेशेमर कन्वर्टर कहते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। पिघले हुए कच्चे लोहे से जब हवा को ब्लास्ट करते हैं तो हवा में मिली हुई ऑक्सीजन कच्चे लोहे में मिश्रित कार्बन तथा अन्य अशुद्धियों को जला देती है। इस ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊष्मा कच्चे लोहे का तापमान बनाए रखती है तथा उसे अलग से ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ताप सह लाइनिंग, स्टील कास्टिंग, खोखला यूनियन जिस पर कन्वर्टर ऊपर नीचे होता है, ब्लास्ट और वायु पूर्ति और ब्लास्ट बॉक्स। उसके बाद बेशेमर कन्वर्टर में अशुद्धियाँ हटाने का कार्य निम्न 3 अवस्थाओं में होता है, जैसे प्रारंभिक अवस्था, दूसरा मध्यम अवस्था, तीसरा फिनिशिंग या अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में जब हवा को ब्लास्ट किया जाता है तो आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर फेरस ऑक्साइड बनाता है, जो स्लैग के रूप में धातु में मिश्रित रहता है। सिलिकॉन तथा मैग्नीज की अशुद्धियाँ भी ऑक्साइड के रूप में स्लैग में मिल जाती हैं। इस ऑक्सीकरण के कारण तापमान 1250 डिग्री से 1525 डिग्री तक बढ़ जाता है। यह अवस्था 3 से 4 मिनट की होती है। इसके पश्चात दूसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में आयरन में मिश्रित कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार बनी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कन्वर्टर के मुंह पर सफ़ेद ज्वाला के रूप में जलने लगती है। यह अवस्था 8 से 12 मिनट तक होती है। बेशेमर प्रक्रम की हानियाँ क्या होती हैं? इसमें स्क्रैप स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता है। कर्तन स्प्रिंग और आघात सहने योग्य अवयव का निर्माण नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रिक प्रक्रम में क्या होता है? विद्युत आर्क होता है, ठीक है। उसमें विद्युत आर्क में 200 डिग्री से पिघलाया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क में इसमें भट्टी से जो इलेक्ट्रिक आर्क में आता है वो 2 से 180 टन तक स्टील प्राप्त की जा सकती है। स्टील तैयार होने में जो समय इलेक्ट्रिक आर्क में है तो 5 घंटे का समय लगता है। उच्च आवृत्ति भट्टी हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस में क्या होता है? इसमें जो होता है कटिंग टूल्स, उसमें मापी यंत्र, प्रेस टूल बनाए जाते हैं। इसमें ओपन हर्थ प्रोसेस में अग्निशा ईंटें रिफ्रैक्टिव डिस्क होती से बनी भट्टी होती है, उसे गैस फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अलग अलग चैम्बरों में गर्म करके चाय को छोड़ा जाता है। इसके बाद आते हैं जो हर्थ विधि है, इलेक्ट्रिक हर्थ विधि है, ये वाला विधि, इसमें क्या बोलते हैं इसको? उच्च आवृत्ति विधि। यह ओपन हर्थ प्रक्रम में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसमें कच्चे लोहे और स्टील स्क्रैप का अनुपात 1 से 4:1 तक रखा जा सकता है, ठीक है। एलडी प्रक्रम में क्या होता है? इसमें कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाला स्टील बन जा सकता है। स्टील स्क्रैप लेते हैं, ब्लास्ट भट्टी से पिघला कच्चे लोहे तथा स्टील स्क्रैप लेते हैं। अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसमें फ्लास्क का प्रयोग करते हैं। एलडी प्रक्रम पिघले कच्चे लोहे और स्क्रैप की फ्लक्सिंग करने के पश्चात स्लैग जो होता है को उतार लेते हैं। इसके पश्चात एक पाइप को चित्र के अनुसार पिघली धातु के नज़दीक लाते हैं। इस पाइप में से शुद्ध ऑक्सीजन का एक जेट उच्च दाब पर पिघली धातु की सतह पर छोड़ते हैं। इससे कार्बन सहित अन्य अशुद्धियाँ स्लैग के अंदर ऑक्साइड के रूप में आ जाती हैं। इसके बाद सीमेंटेशन प्रक्रम में क्या होता है? इस अवस्था में क्या होता है? सीमेंटेशन प्रक्रम में इस प्रक्रम में पिटवा लोहे में कार्बन मिलाकर स्टील उत्पादन होता है। चाकू की उपस्थिति में होता है। और फिर ये होता है ब्लिस्टर स्टील को रेत का तथा सुहागा मिलाकर पुनः गर्म किया जाता है। गर्म मिश्रण को ठंडा करके फोल्डिंग प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद इस प्रकार जो स्टील बनती है वो सीयर स्टील कहा जाता है। इस स्टील का प्रयोग कर्तन औजार, सीयर इंस्ट्रूमेंट, टूल बनाने में किया जाता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है लॉ एस की अधिकांश अशुद्धियाँ अलग अलग करने की प्रक्रिया को सांद्रण करते हैं। अशुद्धियाँ अलग करने की प्रक्रिया को सांद्रण करते हैं। धमन भट्टी में सांद्र अयस्क के पिघलाने की प्रक्रिया को प्रगलन करते हैं। धमन भट्टी तो ब्लास्ट फर्नेस होता है, एक ऊंचा इस्पात चादरों से बना बेलनाकार ढांचा है। धमन भट्टी जो होता है के भीतर सतह पर अर्धसर ईंटों का स्तर लगा होता है। धमन भट्टी का चार्ज लौह अयस्क प्लस चूना पत्थर प्लस कोक के सबसे सिरे के में प्रवेश करता है ना, भट्टी के सबसे सिरे वाले में प्रवेश कराया जाता है। धमन भट्टी जो ब्लास्ट फर्नेस होता है का भरण प्रबंध दोहरा रूप तथा शंकु युक्त होता है। थ्रॉट जो होता है वो धमन भट्टी की ऊर्ध्व दीवार शीर्ष के पास स्थापित होती है। धमन भट्टी जो होती है कि थ्रोट तथा बेलनाकार भाग में अधिकांश व्यास के बीच की ऊंचाई को स्टैक करते हैं। धमन भट्टी से प्राप्त कच्चे लोहे के पिंडों को पुनः पिघलाकर ढलवा लोहा प्राप्त किया जा
किया जाता है। धूसर लोहे की टेंसाइल स्ट्रेंथ 1250 kg पर सेमी स्क्वायर होती है। श्वेत ढलवा लोहा सफ़ेद रंग का कठोर भंगुर मजबूत मशीनिंग क्रियाओं के अयोग्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीनों के पुर्जे, लीवर, कब्जे, दरवाजों की चाबियां आदि बनाने के लिए आघात व ढलवा लोहा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ढलवा लोहे की गलनांक 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ढलवा लोहा की कोयला भट्टी में कच्चे लोहे से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ढलवा लोहे की तरलता अधिक होने के कारण यह ढलाई कार्य के लिए उपयुक्त होता है। पिपोला भट्टी में ईंधन के रूप में मुख्यतः कोक का उपयोग किया जाता है। ढलवा लोहे में सामान्यतः 2 से 4% कार्बन होता है। धूसर जो कास्ट आयरन होता है की पहचान के लिए इसे ग्राइंडर पहिए पर घिसने पर पहिए के पास लाल व कुछ दूर पीली चिंगारियाँ निकलती है। पितवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा होता है इसमें जिसमें 0.15% तक कार्बन होता है। पिटवा लोहे पर हार्डनिंग और टेम्परिंग प्रक्रिया नहीं की जाती क्योंकि वो सबसे शुद्ध होता है। यदि लोहे में 0.25% से 1.5% तक कार्बन मिला हो तो इसे स्टील कहा जाता है। बेशेमर प्रक्रम द्वारा स्टील में ऑक्सीजन मिश्रित रहती है, इसलिए इस स्टील में यांत्रिक गुण अनुपस्थित होता है। कार्बन स्टील को लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील में वर्गीकृत किया जाता है। जिस कार्बन स्टील में एलाइंग एलिमेंट मिले होते हैं उसे एलाय स्टील कहा जाता है। मिश्रित स्टील जो होता है बनाने का उद्देश्य स्टील के यौगिक गुणों की वृद्धि करना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नावली। तो क्वेश्चन नंबर 1 है किस विधि द्वारा कच्चे लोहे को परिशुद्ध कर पिटवा लोहा बनाया जाता है? तो आंसर हो जाए कच्चे लोहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमन भट्टी में चूना पत्थर को फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों? धमन भट्टी में फ्लक्स के रूप में चूना पत्थर प्रयोग किए जाने का मुख्य कारण यह है कि चूना पत्थर लोहे की अपेक्षा कम तापमान पर पिघलता है और अशुद्धियों से मिलकर स्लैग बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग 6 के कच्चे लोहे का प्रयोग ढलाई कार्य के लिए क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग 6 के कच्चे लोहे को पिघली अवस्था में तरलता के गुण बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग ढलाई में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन कार्बन स्टील को गर्म करने पर क्या संरचनात्मक परिवर्तन होता है? तो आंसर हो जाएगा प्लेन स्टील को गर्म किए जाने पर उसकी कठोरता व सामर्थ्य बढ़ जाती है तथा आंतरिक प्रतिबल समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील में निकिल के साथ क्रोमियम को क्यों मिश्रित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्टील में निकिल के साथ क्रोमियम का मिश्रण करने से स्टील की कठोरता, दृढ़ता तथा सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है। अब आते हैं बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कच्चे लोहे द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया जाता है? तो यह हो जाएगा कच्चे लोहे द्वारा ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील का उपयोग किया जाता है, निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे कम गुणवत्ता का कच्चा लोहा होता है कौन सा? 6 नंबर का कच्चा लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है 1 से 4 नंबर का कच्चा लोहा क्या कहलाता है? दूसरा कच्चा लोहा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे अयस्क से अशुद्धियों को अलग करने के लिए कौन सी विधि शामिल होती है? कंसंट्रेशन विधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे लोहे में कार्बन की प्रतिशतता क्या होती है? 3 से 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट आयरन में फिल द ब्लैंक का गुण होने के कारण इसे ढलाई कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है, तो आंसर तरलता का गुण होता है। पिपोला भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है कौन सा? कोक के रूप में प्रयोग की जाती है। पिपोला भट्टी में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढलवा लोहे को मैग्नीशियम से उपचरित करने पर प्राप्त कास्ट आयरन है, नॉड्यूलर कास्ट आयरन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंजन ब्लॉक के निर्माण में प्रयुक्त कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस धातु का फॉर्ज नहीं किया जाता? तो आंसर है कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को टूल बनाने में प्रयोग होता है? तो आंसर है कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेंड बनाने के लिए, जो मशीनों के बेड होते हैं, बिस्तर होते हैं, नीचे का आधार बनाने के लिए किया जाता है, अधिक कंप्रेसिव लोड सहन करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है की मात्रा जिसमें अधिक होती है वो कास्ट आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मेटल की कास्टिंग नहीं की जा सकती है? आंसर हो जाएगा रॉट आयरन। अगला क्वेश्चन है नीचे लोहे के विभिन्न यौगिक दिए गए हैं, इनमें से किसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है? जो रॉट आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु के पतले तार नहीं खींचे जा सकते? तो कास्ट आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमन भट्टी का सबसे गर्म भाग क्या है? बाँस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिल स्टील में निकिल की मात्रा होती है तो ये 5 से 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील का घनत्व होता है तो इसका 7.85 ग्राम पर सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक कठोरता, 20वां क्वेश्चन जो है अधिक कठोरता प्राप्त की जा सकती है, तो आंसर हो जाए हाई कार्बन स्टील द्वारा। 21 क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व निम्न में से है, तो ये टंगस्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील में बने टूल में कार्बन की उत्पादन 0.75 से 1% तक होती है। 23 क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील में मुख्य एलॉय तत्व निम्न अनुपात होते हैं, टंगस्टन में 18, क्रोमियम में 4, वैनेडियम में 1 है।
24 में क्या है, लोहे तथा अन्य किस तत्व द्वारा जंग बनता है, तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का मुख्य एलाय तत्व क्या है, क्रोमियम और निकेल होता है।